हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस की बायोलॉजी की क्लास में। और मैं नीरज शर्मा, जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। और आज हम अपने आने वाले इस वाले पार्ट में एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, हमारे लिए लाभदायक रहता है। जब भी हमारे शरीर को कोई भी चोट लग जाए या कोई भी हानि हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, परेशानी हो जाए, तो उसकी मरम्मत के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और उन चीजों की आवश्यकता के बाद ही हमारा शरीर ठीक हो पाता है। और उस शरीर को ठीक होने के लिए हमें चाहिए पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ऐसे ही न्यूट्रिशन हमें कई चीजों से मिलता है, उन सारी चीजों को ही न्यूट्रिशन के टाइप कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा पोषण होता है वो दो टाइप का होता है, यानी कि पोषण के प्रकार वो दो टाइप का होता है, जिसमें एक आता है आपका स्वयं पोषण, एक होता है पर पोषण। स्वयं पोषण क्या होता है, जैसे कि जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि वो जल और हाइड्रोजन की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें हमारे हरे प्लांट्स आते हैं, वो सभी ऑटोट्रॉफी या फिर परपोषित कहलाते हैं, स्वपोषण सॉरी। और नंबर 2 होता है परपोषण। परपोषण क्या होता है, यानी कि हिट्रोट्रॉफी। परपोषण का मतलब ये होता है कि जितने भी जंतु, जितने भी अलग टाइप के, चाहे वो बहुत से हमारे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले पौधे भी होते हैं, जीव भी होते हैं, कीट भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो ऐसे जितने भी जीव जंतु होंगे जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर अपना खाना ग्रहण करते हैं, यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफी। तो इन दोनों को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, इनके बारे में जानने के बाद कि स्वपोषण कौन होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, परपोषण कौन होते हैं, जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, यानी कि एक टर्म निकल गई भोजन, यानी कि फूड। एक्चुअली फूड होता क्या है, भोजन होता क्या है? तो हम सब जानते हैं कि जब किसी जीवधारी द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए ग्रहण किया जाता है, उसे भोजन कहते हैं, यानी कि फूड कहते हैं। जब हम फूड को ग्रहण कर लेते हैं तो फूड को ग्रहण करने के बाद भी उसमें एक प्रोसीजर चलता है। जैसे कि अब कोई भी जंतु या मनुष्य खाना खाए, खाना खाने के बाद वो खाना उसके पेट में जाता है, आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद जब भी हम खाना खाएंगे तो एक पेप्सिन एंजाइम और दूसरा एक हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे पेट में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को काटने में, गलाने में मदद करता है। और पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो उससे हमारे लिए, उसे पोषक तत्वों में निकालने के लिए, पोषक तत्वों में बदलने के लिए पेप्सिन एंजाइम भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो जब फूड खाया यानी भोजन लिया, भोजन पेट में गया, पेट में जाने के बाद उसको डिवाइड होना पड़ता है। जो हमारा डाइजेस्ट वाला पार्ट होता है, डाइजेस्टिव होने के बाद वो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और उससे निकलने वाला न्यूट्रिशन हमारे ब्लड के थ्रू हमारी होल बॉडी में अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाता है। और भोजन से मिलने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपके विटामिन हुए, प्रोटीन्स हुए, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, फैट्स हुए, ये अपनी स्टोरेज वाली चीज पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमारे लीवर में ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, इसी तरह वो सब चीजें पहुंच जाती हैं। तो भोजन क्या होता है, जब किसी जीवधारी द्वारा वृद्धि, मरम्मत, कार्य या फिर जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए, यानी कि उनका संचालन करने के लिए जो भी चीज ग्रहण की जाती है उसको भोजन या फिर फूड कहते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं भोजन के अवयव, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि अगर हम फूड लेते हैं तो हमारे फूड में हमारे लिए क्या क्या होता है। तो इसमें नंबर 1 आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, यानी कि वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात इक्वल हो, वही होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, यानी कि जंतुओं की बॉडी को, चाहे वो प्लांट्स हो, उन सबको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं मेनली 3 टाइप्स के। कौन से होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1
होता है आपका मोनोसैकेराइड। नंबर 2 डाइसैकेराइड एंड नंबर 3 पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जितने भी हमारे ग्लूकोज से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको बताऊं तो वो होता है C6H12O6। ये होता है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज ही हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर जितने भी कार्बोहाइड्रेट जिनसे बनता है, जैसे कि आपका आलू हुआ, जैसे कि आपका गन्ने का रस हुआ, इन सबसे हमें ग्लूकोज मिलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, वो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही डिवाइड किया गया है, यानी कि मोनोसैकेराइड, हिंदी में इसे मोनोसैकेराइड बोलते हैं, और इसको डाइसैकेराइड और इसको पॉलीसैकेराइड्स। मतलब मैं बताऊंगा, मोनो मींस सिंगल, डाई माने 2, पॉली माने 2 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक। तो अगर आप मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनमें केवल एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, तो उसको बोलेंगे हम मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या होता है, यानी कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना कंपाउंड, या फिर जिसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, वो हमारा डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होगा। और पॉलीसैकेराइड, यानी कि अगर मैं C6H12O6 के यहाँ पे होल n कर दूं, यानी कि पॉली मींस एक या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स का जोड़ना ही पॉलीसैकेराइड होता है। ये सारे सैकेराइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, इन्हीं से ही हमें एनर्जी मिलती है। सोर्स क्या क्या होता है, सोर्स जैसे गन्ने का रस हुआ आपका, आलू हुआ आपका, ठीक है, इस तरह के जितने भी, चावल हुआ, ये सब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2 आता है हमारा फैट, वसा क्या होता है हमारे शरीर में, ये 2 तरह का होता है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। मतलब कि जैसे हम घी खाते हैं, तेल खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, और आपका डालडा होता है, ये सब फैट्स के ही टाइप होते हैं। ये फैट जो होता है हमारे शरीर के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हमारी वसा होती है, हमारे शरीर के अंदर उपस्थित वसा हमारे शरीर के तापमान को स्थिर, कांस्टेंट रखने में बहुत ही मदद करती है। तो ये टाइप होता है आपका फैट, वसा। नंबर 3 आपका आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के पिछले लेक्चर में मैंने कई बार बताया है, प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं, यानी कि अमीनो एसिड का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर बनी एक चेन ही प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाले हरासमेंट को, हमारे शरीर में मसल्स का टूटना, हमारे शरीर में मसल्स का बनना, वो सब डिपेंड होता है हमारे प्रोटीन पे। प्रोटीन हमारे शरीर का सबसे ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, जो हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। प्रोटीन किससे मिलेगा, अगर आप प्रोटीन के एग्जांपल देखेंगे तो प्रोटीन के एग्जांपल अगर आप देखेंगे, प्रोटीन के एग्जांपल क्या हुआ, आपका अंडा हो गया, ठीक है, एग, आपका मांस हो गया, ठीक है, आपकी दालें हो गई, ठीक है। नंबर 4 आपके जितने भी ऐसे जिनमें छोटे चना, ये सब चीजें। एक्चुअली मैं आपको एक और, आपको बायोलॉजी के एक और बता दूं, जितने भी लिग्यूमिनेसी एक टर्म होता है, लिग्यूमिनेसी, हिंदी में लिख देते हैं लिग्यूमिनेसी एक बायोलॉजी में जितने भी हमारे दाल होते हैं उन सबकी फैमिली होती है लिग्यूमिनेसी। इस लिग्यूमिनेसी के अंदर आने वाले सारे चना, दाल, वो हाई कंटेनिंग प्रोटीन रखते हैं अपने अंदर। तो ये सवाल आता है कि अगर आपको दाल, चना ऐसी कोई है तो वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर इस फैमिली का नाम लिखा जाएगा लिग्यूमिनेसी। तो लिग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आने वाले फूड हमें हाई प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है जी। तो यही होता है हमारा प्रोटीन। नंबर 4 हम देखेंगे खनिज लवण, यानी कि मिनरल साल्ट्स। मिनरल साल्ट्स क्या होता है जी, मिनरल साल्ट्स खनिज लवण, भोजन द्वारा मिलने वाले खनिज लवण होते हैं 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं हम माइक्रो एलिमेंट्स
और दूसरे को बोलते हैं हम मैक्रो एलिमेंट्स। पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुका हूं इसके बारे में। माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर किसी रिएक्शन को दूसरी रिएक्शन के साथ कंप्लीट कराने के लिए यूजुअल होते हैं। जैसे कि आप अगर पौधों में फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस में एफ है, आपका आयरन है, एमएन है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो उन रिएक्शन को कंप्लीट कराने में मदद करते हैं। फोटोसिंथेसिस होगा, आपका प्लांट ग्रोथ करेगा, तो ये होते हैं सब माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट्स में क्या होता है, जितने भी शरीर को आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, सल्फर है, इन सब की जो जरूरत पूरी होती है वो भी भोजन से मिलती है, और उस भोजन से ही हमें प्राप्त होते हैं खनिज लवण। तो खनिज लवण समझ गए। उसके बाद आपका आता है विटामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन। यह आपका आता है नंबर 5 पर विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, टोटली इज कॉल्ड कार्बनिक कंपाउंड। ये ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर की ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं, हमारे शरीर को ठीक करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। ये विटामिन्स भी हमको मिलते हैं हमारे अच्छे भोजन से, तो ये एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट होता है भोजन का, विटामिन। तो इसका एक अलग से भी लेक्चर एक बार चलेगा विटामिन का, जिसमें डीपली सारे विटामिन के बारे में आपको बताया जाएगा। कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है, कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है, कौन सा विटामिन सॉल्वेंट सोल्यूबल है। तो ये विटामिन डिफरेंट तरीके के होते हैं, आपको पता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये जितने भी विटामिन होते हैं इनकी सोल्युबिलिटी भी अलग अलग होती है। विटामिन ए से होने वाला अलग रोग होता है, आंखों का रोग होता है। अगर आप गाजर खाओगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा। विटामिन बी से अलग रोग होता है, बेरी। इनके नाम से भी आपको पता लग जाएगा। विटामिन बी इज गिव टू बेरी रोग होगा। विटामिन सी इसका साइंटिफिक नेम अगर आप देखोगे तो एस्कॉर्बिक एसिड ही हमारा विटामिन सी होता है। विटामिन डी हमारे लिए सूखा रोग कर देता है। अगर विटामिन डी की कमी होगी, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, इसलिए हमें जाड़ों में धूप में बैठना चाहिए। विटामिन ई भी अपने लिए अलग एफिशिएंसी रखता है, अगर वो खत्म हो जाता तो हमें कोई बीमारी लग सकती है। विटामिन के हमारे ब्लड में पाए जाने वाला विटामिन के विटामिन होता है जो हमारे ब्लड का थक्का, जो कि चोट लगने के 2 या 3 मिनट में हमारे ऊपर जो थक्का जिला कोगुलेट कहते हैं उसे, वो विटामिन के की सहायता से ही जमता है। उसमें 2 रिएक्शन होती हैं, थ्रोम्बोनिन और फाइब्रोनिजन, विटामिन के की सहायता से मिलकर ही कोगुलेशन करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक थी। तो इसका विटामिन का एक बहुत लार्ज चैप्टर है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और जबरदस्त तरीके के साथ। अब आता है हमारा जल, वाटर। आपका नंबर 6 वाटर यानी कि जल क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है H2O, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 18। जल पेट के अंदर होने वाली सारी क्रियाएं जल से होती हैं, सीधा स्वभाव है। हमारे शरीर को 65% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारा वाटर जो होता है हमारे शरीर के अंदर होने वाली सारी रिएक्शन में, सारी क्रियाओं में भाग लेता है। इस वाटर के अलावा हमारे शरीर में ऐसा कोई भी सॉल्वेंट नहीं है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने में सबसे ज्यादा मदद करे। कोई भी रिएक्शन आप कंप्लीट करोगे बॉडी के रिगार्डिंग, उसमें आपको H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अमाउंट जरूर मिलेगा, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो फैट्स हो, हर किसी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। इसलिए वाटर लेते रहे समय से, और गर्मी का माहौल चल रहा है तो वाटर भी लेते रहे। वाटर हमारे शरीर के तापमान को निश्चित करने में भी सहायता देता है। हमारे वाटर की अगर कमी हो जाएगी आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर से जितना पानी निकल गया तो हमें पानी की कमी हो जाएगी, उसी टर्म को कहते हैं हम डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो जल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे एक संतुलित बैलेंस डाइट के मामले में अगर देखा जाए, जिसको इंग्लिश में वाटर, मॉलिक्यूलर फॉर्म उसका H2O और मॉलिक्यूलर वेट उसका 18 होता है। अब लास्ट में आता है आपका एक मोटा चारा, नंबर 7 मोटा चारा। ये मोटा चारा आखिर होता क्या है? ROUGHAGE, रफेज यानी कि मोटा चारा। मोटा चारा क्या होता है? जैसे कि हमने देखा होगा हमारी बहुत सारी हरी सब्जियां जिन्हें हम सलाद के रूप में लेते हैं, वो क्या करते हैं हमारे शरीर में
जहां पर वाटर की एफिशिएंसी, तो वाटर की एफिशिएंसी को कमी करने और हमारे फूड में स्वाद को भी डेवलप करते हैं। इसे ही बोलते हैं मोटा चारा, जिसमें हमारा सारा सलाद आता है। सलाद में हम क्या लेते हैं, आपके खीरा हुआ, मूली हुई, ठीक है, हरी सब्जियां हुई। इसके लेने से एक और फायदा होता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो मोटा होता है। उससे क्या है कि हमारी आहार नलिका भी रिंस हो जाती है, साफ हो जाती है। क्योंकि अगर हम खाने के साथ साथ अपना खीरा ले लें, तो आपने पहले खाना खाया, खाने के बाद एक बाइट खीरे की ली, तो उससे क्या आपकी जो आहार नाल है वो भी क्लीन होती चली जाती है। तो इसलिए अपने खाने में सलाद का लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डिपेंड होता है टोटल बैलेंस डाइट पे, और वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी गुड बैलेंस डाइट, यानी कि एक संतुलित आहार आपको लेना चाहिए। संतुलित आहार की डेफिनेशन क्या होगी? संतुलित आहार की डेफिनेशन ये होगी कि ऐसा भोजन जो हमारे शरीर की मरम्मत, हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं जिनसे हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलती है, हमारे शरीर के अंदर होने वाली वो क्रियाएं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ऐसा ही भोजन हमारा कहलाता है एक संतुलित आहार। ठीक है जी, बैलेंस्ड फूड। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो होता है हर एक एज डिपेंड होता है, एज डिपेंड। ठीक है, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे दूध दिया जाता है, दूध से आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, और लगभग सारे कंपोनेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट माँ के थ्रू मिल जाते हैं। इम्यून बूस्टर कहते हैं माँ के दूध को, और उससे क्या छोटे बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ती है। उससे अलावा जैसे ही बच्चा 1 से 3 साल का होता है तो उसको क्या है, प्रोटीन की, क्योंकि उसका शरीर ग्रोथ करता रहता है, तो सब प्रोटीन से रिलेटेड मटेरियल खिलाना चाहिए। और वयस्क स्थिति में क्या होता है कि आदमी का जो सीक्रेशन, बॉडी में हार्मोन्स का सीक्रेशन, हड्डियों का बढ़ना लगातार बढ़ता जाता है, तो उसके लिए भी बैलेंस्ड डाइट बहुत जरूरी होती है। जब एक आदमी व्यस्क होता है तो व्यस्क के टाइम पे उसे प्रोटीन की एक निश्चित मात्रा में वसा की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब वो अपनी लास्ट स्टेज में होता है, जब उसका शरीर बीमारियों में ग्रसित होता है, तो वही प्रोटीन, वही वसा, वही संतुलित आहार उसको ठीक करने में मदद करता है। तो आशा करता हूँ आज का पढ़ाया हुआ मेरा टॉपिक न्यूट्रिशन आपके पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।